All right, guys. So let's move to the next chapter. The third chapter is communication skills and English speaking. Okay. So before we proceed in this particular chapter, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाता हूँ. वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग अलग अलग है. मतलब काफ़ी लोग कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग को सेम समझते हैं, ठीक है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब है आप कितने अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप कितने अच्छे से इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. इन द वर्क प्लेस, मतलब आपका काम करने की जो जगह है, इन द वर्क प्लेस it helps in coordinating tasks, building relationships and creating a positive environment. रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में योर कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज एंड एन, देखो ये बहुत साफ शब्दों में आप लोगों को समझाता हूँ क्या है. कि अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि रिटेल क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है ना. हम लोगों ने बात करी थी कि पर्सनल हाइजीन, पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग का कितना वैल्यू रहता है. अब हम आते हैं उस टॉपिक पे, अब हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे जब हम लोग, अभी तक तो हम लोग सेल्फ के बारे में बात कर रहे थे ना, अपने बारे में बात कर रहे थे. अब हम लोग बात कर रहे हैं जब हमें इंटरेक्ट करना होगा विद द अदर वन. विद द अदर वन से मेरा मतलब है चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो अपने ही जूनियर है, अपने ही सीनियर, यानी अपने ही टीममेट से हम लोग बात कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग ये कितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे. तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया दोस्तों. दो या दो से लोग ज्यादा लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. ऑफिस स्पेस में आपके टास्क वगैरह काम कंप्लीट कराने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में कम्युनिकेशन का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है. अब कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है, मल्टीपल टाइप्स की होती है. जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो आप बोल करके बात कर रहे हो, बोल करके कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा गया है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बॉडी लैंग्वेजेस और फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कस्टमर आया और वो पूछता है कि एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम, आप हाथ से इशारा करते हो सर, ठीक है, तो आप हाथ से भी इशारा कर रहे हो तो दैट्स एन इन्फॉर्मेशन. यू हैव पास्ड एन इन्फॉर्मेशन की राइट साइड में है ना, या लेफ्ट साइड में, जो भी आप समझो, आपके लेफ्ट, ठीक है. तो तीसरा तरीका है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि ईमेल्स हो गया, मैसेजेस हो गया, इन सब में जब हम लोग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं उसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. और चौथा तरीका है विजुअल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, वीडियोज या साइन बोर्ड्स. इसका भी वही वॉशरूम वाला तरीका आपको बताता हूँ मैं. जैसे हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, राइट, और भी हम लोग वॉशरूम्स और रेस्ट रूम्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं. टॉयलेट्स का साइन बोर्ड लगा होगा या एग्जिट का साइन बोर्ड लगा होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बिना, मतलब हम कौन बात कर रहा है, आपका जो मॉल की अथॉरिटी है वो आपसे बिना वर्बल कम्युनिकेशन के, बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सीधा सिर्फ साइन बोर्ड दिखाया और आपको पता लग गया कि यहाँ पे वॉशरूम होगा या फिर एग्जिट होगी. अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन वर्क्स. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी. नाउ हम लोग क्योंकि रिटेल और हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसी पे सीधा सीधा आते हैं. रिटेल में क्या इंपॉर्टेंस है और हॉस्पिटैलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है. रिटेल में हेल्प्स इन गाइडिंग कस्टमर्स को गाइड करने के लिए कि इफ देयर इज मल्टीपल सेक्शंस, कहीं पे कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कहीं पे कोई और प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो अगर हर सेक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो अगर आप किसी से पूछोगे तो वो आपको सेक्शन वाइज बता देंगे, तो आपको गाइड कर सकता है. कस्टमर को गाइड करने का काम आता है कम्युनिकेशन. एनकरेजेस प्रोडक्ट्स अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग. ये दो वर्ड दोस्तों लिख लो बेशक, ठीक है. अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, इस पे हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में आएंगे जब हम लोग प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन की लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के लिए आप समझो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के काम आता है कम्युनिकेशन. मैनेजेस कंप्लेंट्स इफेक्टिवली. जो कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं, चाहे वो कस्टमर के थ्रू आ रही है या किसी के क्लाइंट के थ्रू आ रही है, वो इफेक्टिवली मैनेज करना, उनको रिजॉल्व करके उनको इन्फॉर्म वापस करना, ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड करना, इन सब के काम आता है. बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी. और कम्युनिकेशन से क्या होता है, लॉयल्टी आप परचेस करते हो. लॉयल्टी कैसे परचेस करते हो कस्टमर की, जब आप उनसे बातचीत करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, उनको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि ये फलाने दिन आ जाएगा, ढिमकाने दिन आ जाएगा, या जो जब भी वो प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि हाँ सर आपका प्रोडक्ट आ गया. तो दिस इज हाउ यू मेक ब्रिंग लॉयल्टी, दिस इज हाउ यू बिल्ड लॉयल्टी फॉर योर ब्रांड. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे रिलायंस डिजिटल का. वैसे तो मैं आपको एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ अपने साथ ही. वैसे पहले ये वाला पढ़ लेते हैं. जो रिलायंस डिजिटल के सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो
हमेशा आपसे ओपन माइंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी भी आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप एक फ़ोन खरीदने गए, तो दे विल बी आस्किंग यू कि सर आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। ये मैंने एक्चुअली वहीं से लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। तो व्हेन आई वेंट टू अ रिलायंस डिजिटल, ठीक है, मेरे पास एक काफ़ी पुरानी बात है अब तो ये, बट मेरे पास एक बजट था 25,000 का कि मेरे को एक 25,000 में एक फ़ोन चाहिए, ठीक है। अब मैं वहाँ रिलायंस डिजिटल गया और मैंने जाकर के सीधा सीधा सेल्स पर्सन से बोला कि यार मेरे को ना एक ब्ला ब्ला कंपनी का फ़ोन चाहिए और इतना मेरा बजट है, ठीक है। तो उसने सीधा मेरे से ये सवाल पूछा कि सर आपको क्या यूज़ करना है। मैंने कहा यार फ़ोन यूज़ करना है। कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब आपको फ़ोन में क्या यूज़ करना है। तो जब आपसे कोई इस तरह सवाल पूछता है तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। मैंने कहा सर फ़ोन रेगुलर यूज़ करना है, मतलब जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं। कहते नहीं सर आप फ़ीचर बताइए, आप सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हो? आप कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हो, या आप वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा देखते हो, सोशल मीडिया ज़्यादा वो करते हो। तो इस तरह से उसने जब उस सवाल जवाब करे तो मुझे मेरे दिमाग में एज़ अ कस्टमर एक चीज़ ज़रूर आ गई कि यार हो ना हो, चाहे मैं यहाँ से कुछ परचेज़ करके जाऊँ या ना जाऊँ, ये मुझे सही प्रोडक्ट दिखाएगा ज़रूर, है ना? अकॉर्डिंग टू माय विशेज़ ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन मी, ही इज़ गोइंग टू शो मी द राइट प्रोडक्ट व्हिच इज़ गुड फॉर मी, ठीक है? एंड दैट इज़ हाउ आई परचेज़ समथिंग फ्रॉम हिम। रिलायंस डिजिटल में जब देखिए इसी को बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना। जब आप इंफॉर्मेशन पूछते हैं और देते हैं, दैट इज़ हाउ यू आर बिल्डिंग द ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है? अब आ जाते हैं हॉस्पिटैलिटी में। हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी में कम्युनिकेशन चाहिए होती है टू एंश्योर द गेस्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है? आपने फूड एंड बेवरेज की का ही एग्जांपल ले लीजिए, या लाउंजेस का कोई एग्जांपल लीजिए। अगर कोई फूड आया और कंज्यूम करा कस्टमर ने, उसके बाद आप जा करके उनसे एक बारी कंफर्म करेंगे, सर डिड यू लाइक आवर फूड, डिड यू लाइक आवर एनवायरनमेंट, आवर एम्बियंस, डिड यू लाइक दैट, ठीक है। तो ये एंश्योरिटी जब आप लेते हैं गेस्ट से कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो सो दिस इज वेयर यू यूज द कम्युनिकेशन पार्ट, ठीक है। बिल्ड्स पर्सनल कनेक्शंस विद गेस्ट। आप गेस्ट से पर्सनल कनेक्शंस भी बिल्ड करते हैं कि आप सर दोबारा आइएगा, आपने इस बार ये वाला प्रोडक्ट ट्राई नहीं करा हमारा, या फिर ये वाला फूड ट्राई नहीं करा, ये दिस इज द बेस्ट सेलर वी हैव। तो बार बार आप जब भी आप उनसे नए कस्टमर से मिलते हैं तो उनको आप नई चीजें बताते हैं। तो दिस इज हाउ यू यूज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू मेंटेन द सर्विस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। आप उनसे पूछिए सर सर्विस में कोई कमी लगी तो बताइए, ठीक है। आप फीडबैक फॉर्म दे सकते हो, फीडबैक हाँ, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स पे आपने देखा होगा कि जब आप फूड कंज्यूम करने जाते हो, डाइनिंग के लिए जाते हो, तो आपसे फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। लास्ट में आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाता है कि सर कोई कोई इशू है तो आप प्लीज़ इस पे लिख करके, कोई कंप्लेंट हो या कोई अप्रेज करना हो, आपको अप्रिशिएट करना हो हमारी सर्विस को, आप इसको इसमें लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। ताज होटल्स staff are trained to communicate proactively. Would you like me to arrange a cab for your airport transfer? देखो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि देर आर सर्टेन कस्टमर्स जो कि थोड़े से हेजिटेट करते हैं कोई भी सर्विस लेने के लिए। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नई जगह पे आए होते हैं, कई बार ऐसा इसलिए होते हैं कि वो थोड़े से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि खुद से नहीं पूछना चाह रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। तो अगर आप प्रोएक्टिवली भी कोई सवाल करते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड, तो अल्टीमेटली गोल क्या है? आप अपनी सर्विस सेल आउट कर रहे हो ना। अब यहाँ पे अगर कस्टमर आपका एम्प्लॉय जा करके पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मी टू अरेंज अ कैब फॉर योर एयरपोर्ट ट्रांसफर, ठीक है, तो आप एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को। हो सकता है कस्टमर को चाहिए हो वो सर्विस और वो पूछ ना पा रहा हो, हिचकिचा रहा हो, बट अगर आपने पूछ लिया, उन्होंने हाँ कर दिया, तो आपने एक और सर्विस सेल आउट कर दिया। अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ communication can actually help you grow your business. आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दीज आर द कंपोनेंट्स। ये चार चीजें हैं रिक्वायर्ड हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने बोला आपने सुन लिया, खत्म, इतना भी हो सकता है। मैंने बोला आपने सुना और समझा उस चीज को, ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला है सेंडर्स एंड रिसीवर्स। सेंडर मैं बता रहा हूं आपको, रिसीवर आप रिसीव कर रहे हो मेरी मतलब मेरे इंफॉर्मेशन को। तो ये दो लोग तो रिक्वायर्ड है, आप और मैं, ठीक है। दूसरा है मैसेज, जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, इज इट रेलेवेंट, इज इट इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसी वीडियो में अभी बैठे बैठे बातें करते करते श्रीलंका क्राइसिस के बारे में, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में, इसराइल के बारे में और वर्ल्ड कप के बारे में कुछ भी बातें करने लग जाऊं आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, किसी भी चीज़ों के बारे में बातें करने लग जाऊं, तो होगा क्या कि जिस मोटिव से आप यहाँ पे बैठे होते, जिस मोटिव से आपको ये मैसेज चाहिए था, ये कोर्स पढ़ना है, इस कोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो
एकदम से हट जाएगी चीज, ठीक है, वो रेलेवेंट से इररेलेवेंट हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपका इंटरेस्ट लूज हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में से इफेक्टिव गायब हो जाता है, ठीक है। तो आपका मैसेज इट शुड बी रेलेवेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम का मतलब है जरिया, ठीक है। वो जरिया क्या रहता है कि वो बोल करके हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तो आपको है, आपके लिए है विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, और एक है स्पोकन कम्युनिकेशन, है ना, या वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन दोनों आपके लिए हो रही है। तो यहाँ पे मीडियम का मतलब है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है उसका जरिया क्या है। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द लिसनर इट कंफर्म्स वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप में से कई लोग ऐसे गर्दन हिला हिला करके भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जब भी आपको कोई चीज़ समझ में आ रही होगी आप गर्दन हिला रहे होंगे कि हाँ कुछ नए चीज दिमाग में घुसी है ना। सो दिस इज हाउ you get the feedback. You get the feedback from the body language of the listener. You get the feedback by confirming from the listener. जैसे कि yes sir, हाँ सर, जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो yes sir, इस तरह से इंटरेक्ट करवाता हूँ मैं जानबूझ करके ताकि सबका अटेंशन मेरी तरफ को रहे, है ना। तो फीडबैक भी बहुत ज्यादा जरूरी है while giving the communication, while providing the effective communication. आगे बढ़े, चलो ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बता दूं। बैरियर्स का मतलब होता है अड़चने। कोई भी कम्युनिकेशन के बीच में कुछ अड़चने भी आ सकती हैं। किस प्रकार की अड़चने हो सकती हैं? पहला है लैंग्वेज इशूज। आप कोई और भाषा बोलते हैं, मैं कोई और भाषा बोलता हूँ, तो हमारे बीच में बात करने के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में ना आए, जो आप बोल रहे हो वो मेरे समझ में ना आए। तो दैट इज वन ऑफ द इशू। द अदर वन इज नॉइज, बहुत शोर हो रहा है आसपास एंड वी कैन नॉट कम्युनिकेट इन बिटवीन, है ना। हम लोग बात नहीं कर पा रहे उस बीच में। हम लोग जब कई बारी शादी पार्टी में या डीजे के आसपास होते हैं या ऐसे किसी नॉइजी एरिया में होते हैं, जाम में होते हैं, ट्रैफिक जाम में बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत शोर हो रहा है, तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। नेक्स्ट है पुअर लिसनिंग। सामने वाला मतलब बोल तो ठीक सा रहा है पर मैं ढंग से सुन नहीं रहा हूँ, या मैं बोल पूरी क्लैरिटी के साथ रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, पर सामने वाला सुन नहीं रहा है। तो दैट इज व्हाट पुअर लिसनिंग मीन्स, ठीक है। लिसनिंग में हम एक और अभी आने वाला एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं, द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन तो हम समझ में आ गया कि कैसे बैरियर्स आ सकते हैं दो लोगों के बीच में बात करते हुए, लेकिन इस बैरियर को तोड़ा कैसे जाए या इस बैरियर से बचा कैसे जाए, उसमें से एक तरीका है द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और कैसे करी जाती है? इन हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज ऑफन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आप बिना कुछ बोले, with your gestures, with your body language, you inform certain things to your customer or client or the second person whom you are talking to. That is actually very impactful, ठीक है। सबसे पहली चीज है स्माइल। स्माइल क्या इंडिकेट करती है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रेंडलीनेस। जब आप स्माइल करके बात करते हो तो सामने वाले को काफी सेफ महसूस होता है, फ्रेंडली महसूस होता है। नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट से क्या होता है दोस्तों? बिल्ड ट्रस्ट। इट बिल्ड्स ट्रस्ट। क्या बिल्ड कर रहा है वो? ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। पॉस्चर। पॉस्चर का क्या मतलब बताया था मैंने? एक होता है स्टैंड प्रॉपरली और एक होता है स्काउजी। तो स्काउजी या स्काउजी जो भी है, स्कूजी नहीं रहना है आपको। आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस शो करना है विद योर पॉस्चर। नेक्स्ट है जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब वही जो भरतनाट्यम की बात मैंने पिछले चैप्टर में भी करी थी आपसे, कि आपके हाथ वाथ प्रॉपर हिल रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो कि नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इट एक्चुअली हेल्प्स एक्सप्लेन आइडियाज विजुअली। अब मैं राइट डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, हाथ ऊपर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, तो आपकी आई मूवमेंट उसके हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, अंडरस्टैंड। तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ, क्योंकि मैंने इशारा करा उस तरफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर जेस्चर्स वर्क। व्हेन यू यूज योर जेस्चर्स, पीपल एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल स्पेस। रिस्पेक्ट इट व्हाइल सर्विंग गेस्ट। पर्सनल स्पेस क्या होता है? पर्सनल स्पेस वो होता है जो आप कई बारी अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को देना भूल जाते हो, ठीक है। पर्सनल स्पेस वो होता है जब आप किसी के इंडिविजुअल टाइम पे या फिर किसी की पर्सनल एरिया में, अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ज़बरदस्ती घुसना,
ठीक है, बहुत लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, जबरदस्ती किसी की लाइफ में घुसना या जबरदस्ती किसी को कोई कुछ कर रहा है और आप घुसे चले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 3-4 गेस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर वेटिंग फॉर गिविंग द ऑर्डर ना, अब वो मेन्यू पढ़ रहे हैं, एक बार आया वेटर या जीए से या सीए से जो भी आया और उसने पूछा सर डू यू हैव एनीथिंग, मतलब हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग येट, उसने बोला कि वी नीड 2 मिनट्स, ठीक है, आप 2 मिनट बाद फिर आ गए, चलो ठीक है, फिर उसने बोला कि वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग राइट नाउ, आप 2 मिनट 1 मिनट बाद फिर आ गए, तो दैट इज व्हाट यू आर इंटरवीनिंग देयर पर्सनल स्पेस। भैया बार बार जा रहे हो आप, अल्टीमेटली क्या होगा, हैव एन आईज ऑन देम, दूर से देखो, हैव एन आईज ऑन देम, कि बार बार उनकी तरफ थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि भाई क्या पता वो इशारा कर दें, वो इशारा करेंगे एंड यू कैन गो, ठीक है, टेक देयर ऑर्डर्स। सो दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली नॉट इंटरप्ट इन देयर पर्सनल स्पेस, अंडरस्टैंड? वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़े, एक ग्लोबल एग्जांपल ले लेते हैं। स्टारबक्स स्टाफ आर टॉट टू मेंटेन फ्रेंडली आई कॉन्टैक्ट एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ देयर कस्टमर कनेक्शन मॉडल। स्टारबक्स वाले जो स्टाफ रहते हैं उनको ट्रेन ही इस तरह से करा जाता है ताकि वो आई कांटेक्ट और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टारबक्स के स्टाफ को कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे से अच्छे देने के लिए ट्रेन करा जाता है, और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज करती हैं। और वो जो ट्रेनिंग्स होती है ना गाइज, वो यही ट्रेनिंग्स है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरे कोर्स को, इस पूरे ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना है आपने, क्योंकि अकेडमिकली हमें ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। 12th तक या अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन अगर आप करते भी हैं, ठीक है, अंटिल अनलेस आप होटल मैनेजमेंट से ही ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, या अंटिल अनलेस आप कोई हॉस्पिटैलिटी या रिटेल से स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं कर रहे हो, है ना, तब तक आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये वो क्वालिटीज हैं जो हर इंटरव्यूअर आप पे देखना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि वो देख नहीं पाता क्योंकि आपने कभी इनके बारे में पढ़ा नहीं, कभी इनके बारे में समझा नहीं, ठीक है। तो प्लीज फोकस से ये सारी चीजों पर ध्यान देना है, और जो मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है उसको नोट करते रहो, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, चाहे हम अपने देश में किसी भी भाषा को लेकर के लड़ते रहे कि हमारे यहाँ मराठी बोलो, हमारे यहाँ गुजराती बोलो, हमारे यहाँ हिंदी बोलो, वर्ल्ड वाइड जो एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कंट्री जो कि एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करती हैं, वो है अंग्रेजी। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप अंग्रेजी में जाकर के वहां पे बातें करते हो तो वो समझ सकते हैं आपकी बात को, ठीक है। आप अफ्रीका में किसी कंट्री में जाते हैं, आप यूरोप में किसी कंट्री में जाते हैं, यूरोप से तो आई है अंग्रेजी, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी कॉन्टिनेंट में किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, you can easily communicate with the people, majority of the people in English, and that is why English is a worldwide language, ठीक है। तो in India also, while many guests and customers speaks regional languages, English is often expected in formal or professional settings। हम अपने ही देश की बात कर लें, साउथ इंडियन जो लोग होते हैं, साउथ इंडिया के जो लोग हैं, दे हार्डली स्पीक्स हिंदी, बहुत कम लोग हैं जो हिंदी में बात करते हैं, या हम लोग ही हैं, तो हम लोग कभी अगर साउथ इंडिया जाएं, केरला जाएं, तमिलनाडु जाएं, तो हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, बट देयर इज वन लैंग्वेज विच इज कॉमन एंड दैट इज इंग्लिश, ठीक है। कॉमन सिचुएशंस वेयर इंग्लिश इज यूजफुल, आप गेस्ट का वेलकम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, आप कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जब आप अपने उनको रूम्स के बारे में बता रहे हो या फूड के बारे में बता रहे हो या कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। राइटिंग ईमेल्स और टेकिंग ऑर्डर्स, जब आप ईमेल किसी को राइट कर रहे हो या फिर ऑर्डर किसी से ले रहे हैं, तब आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे। स्पीकिंग टू सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स, तब भी आप इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि सर इतनी ज़्यादा इंग्लिश अगर बोलनी है तो मैं तो शायद सही नहीं हूँ इस प्रोफाइल के लिए, राइट। देखो गाइस, हर कैलिबर का अलग लेवल है, ठीक है, हर कैलिबर में आपको जॉब्स मिलती है, हर कैलिबर की कंपनीज है, एक्चुअली हर कैलिबर की कंपनीज है, ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 3-star होटल्स टू 5-star होटल्स, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, स्टार्टिंग फ्रॉम regular brands to premium brands to luxury brands, we have multiple options, ठीक है। starting from low cost food outlets to premium class food outlets, we have a lot of options, है ना। तो हमारे पास हर तबके के लिए प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं टू वर्क फॉर। तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में इस चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि आपको अंग्रेजी में बात करनी है, इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि आपको कम्युनिकेशन अच्छी बिल्ड करनी है। इवन इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, जब आप कोशिश भी कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने की, तो आप इतना कोशिश जरूर करेंगे देन दैट व्हेन यू विल बी स्पीकिंग समवन शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एंड व्हेन समवन इज स्पीकिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट।
अगर मेरी ये बात समझ में आ गई है आपको, तो आपको अंग्रेजी आती है, डोंट वरी, ठीक है। एंड देखिए, एक एक छोटा सा मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। यूएस की अगर हम लोग बात करें, या कनाडा की अगर हम लोग बात करें, या किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, वहाँ पे एक 3 साल का बच्चा अंग्रेजी में बात करता है। ये तो पता ही होगा सबको, इसमें कुछ मतलब चौंकाने वाली बात तो नहीं थी। 3 साल का बच्चा जो है वो अंग्रेजी में बात कर रहा है। पर अगर आप उससे बोलेंगे कि अपना नाम लिख, एक पेन और एक पेपर दे करके, क्या वो लिख पाएगा 3 साल का बच्चा? शायद नहीं, है ना। अगर हम लोग तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में एक 3 साल का बच्चा तमिल में सॉरी बात कर लेता है ना। लेकिन अगर हम उससे बोलेंगे अपना नाम लिख लें या कुछ लिख लें के दिखाओ, तो क्या वो लिख पाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर हम दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में किसी बच्चे से बोलें कि हिंदी में बात करके दिखा, तो वो बात जरूर करेगा। लेकिन अगर हम बोले कि अपना नाम लिख के दिखाओ, देख पाएगा, लिख पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज, यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो एब्जॉर्ब करके आती है। वो यहाँ बोर्ड पे ग्रामर कर पढ़ा करके नहीं आती है। ग्रामर से तो आप सही बोलना सीख रहे हो, पर बोलना कहां से सीख रहे हो लैंग्वेज को? आपके एनवायरमेंट से, देख करके, बोल करके, सुन करके। आप अंग्रेजी भी सीख सकते हो, तमिल भी सीख सकते हो, हिंदी भी सीख सकते हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। अंडरस्टैंड? कैसे ठीक करना है थोड़ा अंग्रेजी को, इस पर बात करेंगे अभी। पर पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्लिश फ्रेज आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने पड़ सकते हैं व्हेन यू विल बी वर्किंग इन रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी। किसी को ग्रीट करना है, ग्रीट करना है मतलब पहले मिले हो तो सबसे पहले आप जब मिलते हो उसको तो ग्रीट करते हो ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे वाला। तो गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आज मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। आस्किंग क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनसे सवाल पूछ सकते हो। कैसे? वुड यू लाइक सम असिस्टेंस, आपको कोई जरूरत है, मतलब मेरी कोई जरूरत है, मुझे बताइए। नेक्स्ट, ऑफरिंग हेल्प, कैसे आप हेल्प ऑफर करनी है किसी को। तो लेट मी शो यू द ऑप्शंस, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ठीक है। अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइजिंग का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। तो आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मतलब जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करते हैं? जैसे कोई कस्टमर जा रहा है या डन हो गया आपका फूड वगैरह भी हो गया, या फिर रिटेल आउटलेट में आया था, कोई परचेज कर रहा था, करके चला गया, जो भी है। थैंक यू फॉर विजिटिंग, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो। ओके, अब हम आ जाते हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। देर आर 4 to 5 पॉइंट्स। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन पॉइंट्स को कर सकते हो, कर पाते हो, तो आई कैन चैलेंज यू कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हवा हवा की बातें नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। पहला ये है कि आप प्रैक्टिस करो, डेली कोशिश करो, ये बहुत देखो, इसमें मैंने कहीं पे भी ना वो नहीं लिखा कि अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, या नॉवेल्स पढ़ो, क्योंकि मुझे मालूम है कोई नहीं करने वाला, आप में से कोई भी नहीं करने वाला। आज की रेट में 90% जो यूथ है वो ADHD का शिकार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम तक अटेंशन दे नहीं सकते, बुक्स वगैरह पढ़ना कर दिया है ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना कर दिया है ऑलमोस्ट खत्म। तो नए तरीके हैं, उन तरीकों में से एक चीज़, एक पुरानी तरीका है, वो है प्रैक्टिस डेली। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपके रूममेट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती करेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात होती है, बट धीरे धीरे व्हेन यू विल कंटिन्यू एंड यू विल एक्चुअली improve yourself, they will also turn out and will speak to you in this language only, ठीक है, आप ही की बेहतरी के लिए। नेक्स्ट, वॉच इंग्लिश शोज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे करना है? आप अंग्रेजी शोज तो देखते ही होंगे, आई एम श्योर, ठीक है, लेकिन देखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होता है आपका, है ना। आपको उसको देखना ही अंग्रेजी में है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि उसका सबटाइटल ऑन करके देखो, ठीक है। आज की डेट में नेटफ्लिक्स, प्राइम, हर जगह पे आपको कोई ना कोई शो मिल जाएगा। अपने जॉनर को देखो, आपको एक्शन पसंद है, कॉमेडी पसंद है, रोमांटिक पसंद है, कुछ भी पसंद है, ट्रेजेडी पसंद है, हॉरर पसंद है, आई डोंट केयर, बट द थिंग इज कि अपने इंटरेस्ट की चीज देखो। और दूसरा क्या, सबटाइटल ऑन करके देखो, अंग्रेजी में देखो, ठीक है। और वेब शोज लिखा हुआ है यहाँ पे, मूवीज नहीं लिखी हुई है। इसका एक मेजर कारण यह है कि मूवीज की लेंथ जो होती है वो छोटी होती है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, है ना। तो आप न उस मतलब जब तक आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे, तब तक उसके एंटरटेनमेंट की लेवल इतना पीक होता है कि वो खत्म हो जाता है, शो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप शो देखते हो, शोज आर लेंदी, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड, 15 एपिसोड, 20 एपिसोड, है ना, सीजन पे सीजन आ रहे हैं। तो आप किसी कैरेक्टर को पकड़ते हो सबसे पहले तो, ठीक है, कोई ये कैरेक्टर आपका फेवरेट होता है उस शो में, उसकी तरह नकल करना शुरू करते हो। वी ऑल इमिटेट, है ना, हम सब मतलब हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं, हम लोग तो इमिटेट ही करते हैं एक दूसरे को, है ना, मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं, नकल करते हैं बेसिकली। तो आप
उस कैरेक्टर को पकड़ते हो और उसकी तरह नकल करना स्टार्ट करते हो, चलने की कोशिश करते हो, उसकी तरह बोलने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी टोन को पकड़ो कि किस तरह वो बात कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह वो किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। इफ यू कंटिन्यू डूइंग दैट, यू कैन एक्चुअली लर्न इंग्लिश वेरी क्विकली, ठीक है। अपने किसी दोस्त को बोलना तो अपना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर इंग्लिश का, और मैं ये तरीका अपनाता हूँ, आई कैन बेट यू कि ये तरीकों में आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दो। तीसरा तरीका है यूज मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक इज नॉट ओनली फॉर improving your English communication but giving you confidence to speak English। मतलब फर्क ये है कि इससे आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी। मिरर में जब आप 2 मिनट बातें करोगे अपने से, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक को उठाओ, मिरर पे बैठ करके बातें करोगे, या लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इंडिया एंड चाइना रिलेशंस आर, ठीक है, एंड व्हेन यू स्पीक इट इज नॉट ट्रेनिंग यू, है ना, बट इट इज गिविंग यू कॉन्फिडेंस। जब आप आंखों से आंखें मिला के, खुद की आंखों से आंखों मिला करके जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो अंग्रेजी में, तो पहले तो बड़ा बेवकूफ़ सा फील होगा, लगेगा मैं पागल हो गया, बट वो जब आदत डलती है ना 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, देन यू विल रियलाइज दैट यू हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप ग्रामेटिकली थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप किसी के सामने भी अंग्रेजी में बोल सकते हो, ठीक है। चौथा तरीका है बिल्ड वोकैबुलरी। 5 नए शब्द रोज सीखो। यूज योर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई चैनल ऐसा है जो इंग्लिश सिखाता है, उसको फॉलो करो, ठीक है। नए 5 शब्द रोज सीखने हैं, रोज उन 5 शब्दों को अप्लाई करना है। इस वाली, ये थर्ड वाली टेक्निक में जाकर के अप्लाई कर देना, ठीक है, मिरर के सामने सेंटेंस में अप्लाई करो। 5 वर्ड अगर आप रोज के नए सीखते हैं तो एक आपको कम से कम याद रहेगा। कम से कम अगर एक याद रहेगा तो महीने के 30 हो गए, और साल के हो गए 365, ठीक है। अगर आप संडे संडे भी हटाना चाहते हो तब भी आपके 310 320 से ऊपर हो गए। जिस दिन आप 300 से ऊपर वर्ड सीख जाते हो अंग्रेजी के, यू ऑलरेडी यू कैन ऑलरेडी मेक गुड सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये बेतुकी बातें नहीं है, बेफालतू की बातें नहीं है। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिल्ड वोकैबुलरी। क्योंकि क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस बनाने तो सर सबको आते हैं, पर अच्छे वर्ड्स, डिसेंट वर्ड्स, बिग वर्ड्स, भारी भरकम शब्द, वो हम बोल नहीं पाते हैं और ना हम समझ पाते हैं। तो वोकैबुलरी किसको बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं, अच्छे शब्दों को, भारी शब्दों को बोलते हैं वोकैबुलरी। नेक्स्ट, लिसन मोर। ज्यादा से ज्यादा सुनो। किसको सुनो? जो लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं आपके आसपास। आप ऑफिस में जब काम कर रहे होंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ गेस्ट, ठीक है। कोई ऐसा है जिसकी अंग्रेजी अच्छी है आपके ऑफिस में, और वो किसी गेस्ट से बात कर रहा है, तो थोड़ा सा पास जाकर के सुनोगे वो किस तरह से बात कर रहा है, कस्टमर किस तरह से उससे बात कर रहा है। तो दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिसनिंग इज ऑल्सो अ स्किल। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे ग्रूमिंग स्किल्स है, वैसे ही लिसनिंग भी एक स्किल है। क्योंकि बहुत से लोग इसको स्किल मानते ही नहीं है। आप जब, मैं कभी क्लास भी लेता था, मतलब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ना, तो ऑफलाइन क्लास में 10 या 15 बच्चों में से एक बच्चा जरूर होता है जो बीच बीच में सवाल करता रहता है। क्लास चल रही है, बीच बीच में उठ करके सवाल करता रहता है। तो ये जो लिसनिंग स्किल है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू विल अंडरस्टैंड मोर, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। अगर आप लिसनिंग स्किल आपके अंदर नहीं है तो यू माइट अंडरस्टैंड, बट नॉट एज इक्वल एज अ पर्सन हु इज लिसनिंग मोर। कभी भी किसी को इंटरप्ट मत करो, ठीक है। आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, अगर वो कस्टमर है तो आप चुप हो जाओ 1 मिनट, ठीक है, लिसन टू देम। आप तुरंत, अगर कोई कस्टमर आता है, वो बताता है मेरे को इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, आपने बीच में सर सर मैं बताता हूँ ना आपको, ये वाला छोड़ो, ये वाला प्रोडक्ट लो, ये बड़ी, दीज थिंग्स एक्चुअली इरिटेट्स द कस्टमर, एंड दिस विल बी अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट, मेक नोट्स इफ नीडेड। आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, किसी सीनियर के साथ बैठे हुए हैं, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग गोइंग ऑन, तो आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर कोई पूछता है कोई चीज़, तो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक वो स्टोर करी रहेगी। जैसे कि इस ट्रेनिंग के दौरान भी मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, पहले चैप्टर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कीप अ पेन एंड कॉपी विद यू एंड मेक नोट्स ऑफ इट, ठीक है। ये तो रहेगा आपके पास, ठीक है, ये रहेगा आपके पास, लेकिन फिर भी प्लीज़ मेक नोट्स, सो दैट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लिसनिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिख सको, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, शो इंटरेस्ट। चाहे गर्दन हिला के, मुस्कुराते हुए, चाहे हाँ कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए, यस ओके ऐसे इस्तेमाल करते हुए, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, यू हैव टू शो इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट की पॉइंट्स फॉर कंफर्मेशन।
उनकी बात खत्म होने पे आप की पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कंफर्मेशन के लिए, अच्छा सर आपने मेरे को बताया कि आपको ये चाहिए, ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट चाहिए, इतने प्राइस रेंज का चाहिए, ठीक है, इतना पुराना होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपने वो कंफर्म कर दिया। अब आप उनको प्रोडक्ट शो कर दो, तो दैट इज हाउ द कस्टमर विल थिंक कि हाँ यार इसने मेरी सारी बातें सुनी है, एंड नाउ वट एवर द प्रोडक्ट ही और शी विल बी ब्रिंगिंग वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा। अंडरस्टैंड? गुड। चलो, नाउ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन इन विद कम्युनिकेशन। किसी भी एचआर का इंटरव्यू में एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि हाउ विल यू हैंडल अ डिफिकल्ट कस्टमर, ठीक है। एंड बाय डिफिकल्ट कस्टमर इट मीन्स कि अ पर्सन हु इज वेरी एंग्री और जो सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट बना दे, वहां पे उसको बोला जाता है डिफिकल्ट कस्टमर, ठीक है। तो एक एचआर हमेशा पूछता है आपसे हाउ विल यू मैनेज दैट सिचुएशन, वेदर इट्स अ कस्टमर कंप्लेंट और अ डिले इन सर्विस, कम्युनिकेशन इज द की टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। पहली लाइन ये है कि सर कम्युनिकेशन इज द की टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल अपोलोजाइज, I will listen to the customer, I'll listen to their problems, I will try to give them the resolution as much as possible, and if things go out of my hand, I'll bring the manager, I'll help, I'll take the help of my supervisor, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, इफ अ गेस्ट कंप्लेन्स अबाउट अ डर्टी टेबल एट अ रेस्टोरेंट, अब अगर एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे एक टेबल गंदा हो रखा है जिसमें गेस्ट को आपने बोल दिया था बैठने के लिए, अब वो बोल रहा है कि यार टेबल तो क्लीन कर देना चाहिए था, या टेबल तो क्लीन करवा दो कम से कम, तो आप बोल रहे हो कि सर इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मैं तो ऑर्डर लेता हूँ सर, मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ सर, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। तो उनको ये लेना देना नहीं है कि आपकी पोजीशन क्या है, उनको ये लेना देना है कि वो जो सर्विस लेने के लिए आए हैं वो ढंग से मिल रही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ दैट यू विल से आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल गेट इट क्लीन्ड इमीडिएटली, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, यूजिंग कम्युनिकेशन टू बिल्ड योर करियर। कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है अपने करियर को बिल्ड करने के लिए दोस्तों। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स ग्रो फास्ट इन देयर करियर्स, वी ऑल नो दैट। आपने देखा होगा जितने भी अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल पे, वीपी की प्रोफाइल पे, जनरल मैनेजर की प्रोफाइल पे, दे आर देयर बिकॉज दे आर वेरी गुड विद देयर कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम ऑल द गुड थिंग्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, कम्युनिकेशन उनका बहुत ही बेहतर रहता है। और ये भी नोटिस करना कि जो अच्छी पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दोज पीपल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। वो तो एनवायरनमेंट की डिमांड है, एम्बियंस की डिमांड है, जगह की डिमांड है कि आपको कौन सी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज इज डिफरेंट, कम्युनिकेशन अच्छी होना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीमार्ट प्रमोट स्टाफ हु हैंडल कस्टमर क्वेरीज इफेक्टिवली एंड कम्युनिकेट पोलाइटली विद देयर टीम। डीमार्ट जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, वो बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट करता है अपने उन स्टाफ्स को, प्रमोशन देता है उस वाले स्टाफ को जो कि जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। दे कंटिन्यू चेक विद देयर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड विद देयर टीम कि किसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी है, एंड देन दे प्रमोट देम, ठीक है। लास्ट में हम लोग डूज एंड डोंट्स देखते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या करना चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। बी पोलाइट एंड क्लियर, साफ शब्दों में सही चीज़ें बोलना, शांति से बोलना इज what you need to do in good communication। प्रोफेशनल टोन का इस्तेमाल करना, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट बनाना, किससे बनाना होता है आई कॉन्टैक्ट, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वेरी गुड। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। क्या नहीं करना, रूड नहीं दिखना भैया, पहली चीज रूड नहीं दिखना। दूसरा स्लैंग यूज नहीं करना। व्हाट इज स्लैंग? स्लैंग इज ऑन डेली बेसिस, जैसा आप अपने दोस्तों यारों के साथ बात करते हैं, यार छोड़ना यार, अरे छोड़ो ना सर, है ना, अरे मगर, ये जो शब्द हैं प्लीज डू नॉट यूज देम, दीज आर स्लैंग्स, वी शुड नॉट यूज देम इन प्रोफेशनल एरियाज। आर्ग्यू विद कस्टमर्स, कस्टमर से आर्ग्यू करना, गलती आपकी हो चाहे कस्टमर की हो, अतिथि देवो भव, ठीक है। आप अपोलोजाइज करेंगे, मुस्कुराएंगे और बोलेंगे कि सर डोंट वरी, आई विल हेल्प इट आउट, मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक करवा देता हूँ, एंड यू गो विद इट। ट्रस्ट मी, द कस्टमर्स हु आर डिफिकल्ट, they are very difficult for the first time, but they become your regular customers अगर आप उनको पहली बार में सर्विस अच्छी देते हैं। that understand that ये गोल्डन रूल है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस टू अ डिफिकल्ट कस्टमर, ही विल बी योर रेगुलर कस्टमर, ठीक है। तो आप आर्ग्यू ना करें। थर्ड है अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हो, कम्युनिकेशन क्या है, वो तो काम ही बेकार है आपका। फिर मम्बल और रश योर वर्ड्स, आप जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको दिख रहा है भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप जल्दी जल्दी बात करोगे। अब मैं जल्दी जल्दी बात करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आराम आराम से आप बात करेंगे, या फिर आप मम्बल नहीं करेंगे। मम्बल
धीरे धीरे बात करना, आराम आराम से बात करना, दैट इज कॉल्ड मम्बल। तो मम्बल भी नहीं करना है, और क्या नहीं करना है, रश नहीं करना है अपने शब्दों पे। हो गया जी, थर्ड चैप्टर यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया। 4 चैप्टर रह गए हैं, एक के बाद एक वो निपटाएंगे हम लोग, और साथ के साथ अपना असेसमेंट करना भूलना, and make notes. Again, I'm telling you guys, make notes. By the end of this course, I want you guys to get a good job in a good company. Take care.